तो अब हम लोग बात करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सबसे लास्ट सेक्शन ईयर के बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। तो अब हम बात करेंगे ईयर के बैलेंसिंग और कोऑर्डिनेशन फंक्शन के बारे में, कैसे बैलेंस करता है और कोऑर्डिनेट करता है। तो बैलेंसिंग और कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन में जब हम बात करते हैं तो यहाँ कॉक्लिया से ऊपर हमें जाकर के बात करना होता है। तो यहाँ बैलेंसिंग में जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स, जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, और दूसरा यहाँ पर है यूट्रिकल और सैक्यूल का जो यहाँ एक पार्ट है। ये दोनों यूट्रिकल और सैक्यूल और ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ये अल्टीमेटली तीनों मिलकर के ये बैलेंसिंग और कोऑर्डिनेशन के लिए मदद करते हैं। ये सेंस ऑफ ग्रेविटी के बारे में जानकारी देते हैं, प्लस अगर कोई पर्सन अगर 3D स्पेस में किस तरीके से उन मूवमेंट होना चाहिए, उस दौरान बैलेंसिंग कैसे होना चाहिए, बॉडी का कोऑर्डिनेशन कैसा होना चाहिए, उन सारे कामों के लिए ये यूट्रिकल, सैक्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल कोऑपरेट करते हैं। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊं, एनसीईआरटी ने ज़्यादा कुछ कहा नहीं है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। आपको फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में आपको बहुत एक लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में इसका आंसर देना होगा, तो उस समय आप खूब डिटेल में पढ़िएगा। अभी बस आप ये समझ लीजिए कि यूट्रिकल और सैक्यूल के बीच में यहाँ पर जो आप देखते हैं, यहाँ कुछ डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पर ऑर्गन होते हैं जिसको मैकुला कहते हैं। तो यूट्रिकल में एक होता है और सैक्यूल में एक होता है। ऐसे ही सेमी सर्कुलर कैनाल, ये सेमी सर्कुलर कैनाल एक्चुअली रोटेशन, जब हेड रोटेट करता है तो उस समय 3 डायमेंशन में रोटेशन को महसूस करने के लिए और बैलेंस बनाने के लिए ये सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं। 3D में अगर मुझे किसी बैलेंस को बनाना है तो कैसे बना सकता हूं? अगर आप इसको इमेज को थोड़ा सा जूम करें, मेरे हाथ तक ही आप जूम करके ले आए, तो आप समझ सकते हैं कि 3D को अगर आपको कवर करना है तो एक तो काम आपको ये करना होगा कि आप एंटीरियर डायरेक्शन में रहें, पोस्टीरियर डायरेक्शन में रहें और लैटरल डायरेक्शन में रहें। तो वही काम यहाँ पर ये करता है। ये एंटीरियर, पोस्टीरियर और लैटरल डायरेक्शन में सेमी सर्कुलर कैनाल का ओरिएंटेशन होता है। तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं और ये इस तरीके से 3 डायमेंशन में हेड के रोटेशन को डिटेक्ट करते हैं और उसके हिसाब से बॉडी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ डिटेक्शन के लिए एम्पुला, यहाँ पर देख रहे हैं आप, सेमी सर्कुलर कैनाल यहाँ से स्टार्ट होता है और जो इसका टर्मिनेटिंग पार्ट जो कि यूट्रिकल के पास जाकर के जो उसको टच करता है उसे एम्पुला कहते हैं। इसी के भीतर क्रिस्टा एम्पुलरिस एक डिटेक्ट करने का एक पार्ट है। यहाँ पर डिटेक्शन के लिए यहाँ क्रिस्टा एम्पुलरिस होता है, जिसके पास आप समझ सकते हैं ये डिटेक्शन कैसे करेगा, हेड के रोटेशन का, ये जो सर्कुलेटरी जो मोशंस होते हैं, जो हम इस तरीके से बार बार घूम करके जो भी मूवमेंट्स होते हैं उसमें कैसे डिटेक्ट करेगा, उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ हेयर सेल्स होते हैं। और जब भी इसमें चेंजेस होंगे तो ये हेयर सेल्स अपने नीचे जो नर्व सेल्स हैं उन तक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करके यहाँ पर भेजते हैं, जो कि वेस्टिबुलर पार्ट ऑफ वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व के द्वारा ये सिग्नल पहुंच जाता है। एक मोटा मोटा आपको बस ये समझना है, यहाँ क्रिस्टा एम्पुलरिस एक ऑर्गन है जो कि आप एक पार्ट है जो कि बैलेंसिंग के लिए और सेंस ऑफ पोजीशन के लिए यहाँ रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि सेमी सर्कुलर कैनाल के टर्मिनल पार्ट में होता है। ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर है, एम्पुला वहीं पर पाया जाता है, क्रिस्टा एम्पुलरिस। यूट्रिकल और सैक्यूल में भी लगभग ऐसा ही होता है, इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है। यहाँ पर भी सेंसरी ऑर्गन होते हैं, इसमें भी हेयर सेल्स होंगे। यहाँ पर एक खास बात ये होती है कि इसमें कुछ क्रिस्टल्स होते हैं, ऑटोकोनिया जिसे कहते हैं। तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के इसमें क्रिस्टल नहीं होते हैं, लेकिन जो मैकुला का जो पार्ट है वहाँ पर जो सेंस ऑफ मूवमेंट को महसूस करने के लिए वहाँ कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स होते हैं, जिसको ऑटोकोनिया कहते हैं। इसमें जब कभी भी मूवमेंट होगा, यहाँ बीच में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ जिलेटिनस पार्ट होता है, वो सब अभी बिल्कुल नहीं जानना है आपको। बस ये समझना है कि जब मूवमेंट होगा तो इन पार्टिकल्स में मूवमेंट होगा और जिसकी वजह से यहाँ पर जो जिलेटिनस जो यहाँ लिक्विड है उसमें जो चेंजेस आएंगे उसको डिटेक्ट करते हुए जो नर्व सेल्स जो एसोसिएटेड हैं वो इस डिटेक्टिंग सेल की मदद से नर्व सेल्स में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, जो आगे जा करके ब्रेन को एक्टिवेट करेगा। तो अल्टीमेटली क्या है कि ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल में जो एम्पुला के पास जो क्रिस्टा एम्पुलरिस पाया जाता है, इसका काम सर्कुलेटरी मोशन या रोटेटरी मोशन जब होता है
तो उस दौरान रोटेशन में बैलेंस के लिए और कोऑर्डिनेशन के लिए काम करता है। जबकि ग्रेविटी में एक लेवल पे अगर हम चल रहे होते हैं या फिर आप समझ लें ऊपर और नीचे कहीं इस तरीके के मूवमेंट होते हैं जो अदर देन रोटेटरी मोशन होते हैं, तो उसमें पोजीशन के सेंस और कोऑर्डिनेशन के लिए ये मैकुला का काम होता है। इस तरीके से एक बेसिक समझ हम लोगों ने बनाने की कोशिश किया कि बैलेंसिंग ईयर में कैसे होता है, इसमें कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया। एक एडिशनल लास्ट में एनसीईआरटी ने सबसे लास्ट में नोज के बारे में बताया है, नोज और टंग के बारे में। तो नोज और टंग का जो हम समझते हैं बस उसमें एक लाइन एनसीईआरटी ने ऐड किया है, कुछ ज़्यादा बताया नहीं है, उसमें भी कुछ ज़्यादा स्कोप बनता नहीं है। लेकिन बस आपको यहाँ समझना है कि यहाँ बाइपोलर कीमो रिसेप्टर सेल्स होती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे बाइपोलर कीमो रिसेप्टर यहाँ पर सेल्स होती हैं। यहाँ कीमो रिसेप्टर जो सेल्स होती हैं वो यहाँ पर बाइपोलर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, आप देखेंगे, और वो पीछे जा कर के अपने नर्व फाइबर्स के द्वारा रिस्पेक्टिव जो टेस्ट का जो रिसेप्टर होता है या स्मेल के जो रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ पर जा कर के स्मेल के रिसेप्टर यहाँ से अपने सिग्नल को भेजते हैं, नर्व एक्साइट होगा और जो उससे करस्पॉन्डिंग ब्रेन का पार्ट होता है वहाँ जाकर के सिग्नल देते हैं। आपको यहाँ समझना होगा कि नोज के जब हम स्ट्रक्चर को देखते हैं तो यहाँ कीमो रिसेप्टर सेल्स पाए जाते हैं, या जिसको आप समझ सकते हैं कि ये रिसेप्टर सेल्स हैं, ये केमिकली सेंसिटाइज होते हैं। वो ऐसा होता है कि यहाँ गॉबलेट सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ कुछ गॉबलेट सेल्स पाए जाते हैं जो म्यूकस को सिक्रीट करते हैं। कोई भी यहाँ पर स्मेल जब पहुँचती है तो इस गॉबलेट सेल्स के म्यूकस के सिक्रीशन के साथ मिक्स होती है, और जब वो मिक्स हो जाती है तब ये कीमो रिसेप्टर सेल्स उसे डिटेक्ट करते हैं, और उसको कीमो रिसेप्टर सेल्स जब डिटेक्ट करते हैं तो यहाँ एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है नर्व्स में, और ये ब्रेन के करस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स होंगे वहाँ पर जा कर के अपने सिग्नल को पहुँचाते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा स्मेल के बारे में। टेस्ट का भी ऐसे होता है, टंग के पास भी लगभग ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, आप गूगल पर देख लीजिएगा, एनसीईआरटी ने हल्का सा हिंट दिया है, उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। सपोर्टिंग सेल्स होती हैं, और इसी तरीके से जैसे यहाँ पर कीमो रिसेप्टर सेल्स हैं, ऐसे टंग में भी कीमो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, और वो सिग्नल को ले जा करके टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल जो ब्रेन के पार्ट्स होते हैं वहाँ पर जा करके अपनी सेंसेशन देते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और भी है पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में, जो कि एनसीईआरटी ने उसको मिस किया है, लेकिन पता होना चाहिए। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, तो इसका आउटफ्लो जो होता है वो या तो क्रैनियम से होता है, ब्रेन से होता है, तो इसीलिए कहा जाता है इसको क्रैनियोसैक्रल आउटफ्लो कहा जाता है। याद रखिएगा कि इसकी जो आउटफ्लो निकलती है या तो ब्रेन से निकलती है या फिर सैक्रम से निकलती है। क्रैनियोसैक्रल आउटफ्लो, जो इसके फाइबर्स होते हैं या तो सैक्रम या फिर क्रैनियम से, वो भी यहाँ पर आप देखेंगे तो ब्रेन के जो हाइंड ब्रेन के जो पार्ट्स हैं वहाँ से इसके क्रैनियोसैक्रल आउटफ्लो निकलते हैं। जब हम सिंपैथेटिक फाइबर्स की बात करते हैं तो ये थोरैकोलंबर आउटफ्लो इसका होता है। तो थोरैकोलंबर आउटफ्लो, इससे ज़्यादा आपको नहीं कुछ जानना है। थोरैक्स के रीजन में इसके फाइबर्स निकलते हैं और लंबर रीजन में इसके फाइबर निकलते हैं। तो ये यहाँ पर एक एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन है, आपको पता होना चाहिए। पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है ये एनर्जी के कंजर्व कराने के लिए हेल्प करती है, यानी ये एनर्जी कंजर्वेशन के प्रोसेस में मदद करती है। जबकि सिंपैथेटिक के बारे में जब हम बात करते हैं तो सिंपैथेटिक क्या है, एनर्जी जनरेटिंग प्रोसेस है, एनर्जी को जनरेट कराती है। तो आप देखेंगे कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है नॉर्मली एनर्जी को कंजर्व कराती है, और जब कभी भी आप शांत मूड में होते हैं, शांत होते हैं, तो उस समय पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। और जब आप एक्साइटेड होते हैं, किसी मार पीट करना हो या फिर कोई ऐसा काम हो जहां डर लग रहा हो, आपको भागना हो, कोई मुसीबत है, तो वहां सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। तो आप इस तरीके से सोच सकते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होगा तो क्या क्या होगा। हार्ट बीट बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन का कंजम्पशन बढ़ जाएगा, रिस्पायरेटरी रेट बढ़ जाएगा, ग्लूकोज का कंजम्पशन बढ़ जाएगा। और उस दौरान अगर मैं पूछूं कि आपको भूख और प्यास लगेगा, तो आप बताइए ना, आपके सामने कोई मुसीबत आई हुई, क्या उस समय भूख और प्यास लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो वैसा ही होता है, भूख और प्यास मिट जाती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट होने जाने से। अगर मैं आपसे पूछूं क्या उस समय प्यूपिल क्या होगा, तो प्यूपिल डायलेट कर जाता है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा दूरी को बहुत क्लियरली देख सकें, इसलिए ताकि आप उस मुसीबत से बच सकें।
तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमें मुसीबत से बचाने के लिए या फिर किसी एक्साइटिंग फंक्शंस के दौरान ये एक्टिवेट होती हैं। सारी चीज़ें वैसा ही होगा, भूख और प्यास एकदम मिट जाती है, चेहरे पर मीन्स जो भी होता है, जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं, आप एक्साइटमेंट में जितनी भी आप एक्टिविटीज़ देखते हो सारी आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलेट करके आप समझ सकते हैं। जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो आप समझ सकते हैं रिलैक्स होंगे, बिल्कुल बहुत अच्छे मूड में होंगे। क्या उस समय डाइजेशन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, आराम से है, मूड में कोई टेंशन मीन्स मन में कोई टेंशन नहीं है, दिमाग में कोई टेंशन नहीं है, तो आप आराम से डाइजेस्टिव प्रोसेस चलेगी, सब कुछ अच्छा सा होगा। तो जो भी चीज़ें होती हैं वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में इंक्लूड की जाती हैं। आउटफ्लो आपसे सीधे पूछा जा सकता है क्रैनियोसैक्रल, और जबकि सिंपैथेटिक में थोरैकोलम्बर आउटफ्लो होता है। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर को लगभग कवर कर लिया है। एनसीईआरटी से बाहर जाना नहीं है, क्योंकि उससे बाहर आपको कुछ पूछा नहीं जाएगा। जहां ज़रूरी था उसका मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दिया है, और इसी के इर्द गिर्द रह करके आपको अगर जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं उसमें अगर लिखना होगा तो इसी के इर्द गिर्द रह करके लिखना है। डिटेल में आपको बहुत सारा पढ़ने को मिलेगा, तो इसीलिए मैं आपको डिटेल में ले जाने की मेरी कोई कोशिश नहीं रही है। अभी आप एग्ज़ाम क्लियर करिए, फर्स्ट ईयर में खूब पढ़ना है, बैलेंसिंग कैसे होगा, कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, हियरिंग कैसे होगी, टेस्ट बर्ड कैसे होते हैं, वो कहाँ सिचुएटेड होते हैं, या फिर नोज़ में ये जो रिसेप्टर सेल्स होते हैं वो कैसे सिचुएटेड होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में पढ़ना है।